ड्रामेबाज। तो स्टार्ट करते हैं ब्यूटी स्ट्रेटजी का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेडी लिंग बेहोश होती हैं और उनके शरीर से कुछ स्पार्कल्स बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो आता है, उसे तलवार भोंक देता है, जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि इस हीरो ने तलवार अपने राजकुमार को यानी लेडी लिंग को नहीं बल्कि उनके साइड में ही लगाया था। जिसके बाद से वो कहते हैं कि तुम वही हो ना। जिसके बाद से वो याद करता है कि 6 साल पहले ये और हमारी लेडी लिंग, जब वो एक राजकुमारी हुआ करती थी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमारे राजकुमार ने यह वादा किया था कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और ये कह के दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जिसके बाद से हमारा राजकुमार यानी राजा जो होता है वो कहता है कि तुम वही हो, मुझे अब यकीन आ गया, लेकिन आखिर तुम मुझे भूल क्यों गई हो? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? और ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे हीरोइन को होश आता है, मतलब उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ एक सपना था। लेडी लिंग उठ के बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा था। उसकी नौकरानी कपड़े लेकर आती है तो वो पूछती है कि क्या महाराज कल रात यहाँ पे आए थे? तो नौकरानी बताती है कि हाँ, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, महाराज कल रात को आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आप सो गई थी। महाराज ने कहा आपके उठने के बाद आपको महाराज से मिलने के लिए भेजा जाए और इसीलिए मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ। नौकरानी कपड़े रख के चली जाती है। आगे की सीन में हम महाराज को देखते हैं जो कि अपनी माँ के टॉम के पास जाते हैं और जाकर उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि माँ, जिस लड़की ने तुम्हें मारा था, मतलब उस राजकुमारी ने, उसे मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे पता नहीं वो अलग सा व्यवहार क्यों कर रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस लड़की ने आपको क्यों जान से मारा था। और फिर याद करते हैं जब राजकुमारी सुमोय ने उन्हें जान से मारा था। जिसके बाद से अपने माँ की तस्वीर को और टॉम को देखते हुए कह रहे होते हैं कि माँ, उस लड़की ने आपको जान से मार दिया, लेकिन मैं पूरी सच्चाई का पता लगाऊंगा और उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। आगे लेडी लिंग महाराज से मिलने के लिए आई होती हैं। महाराज कहते हैं आओ मेरे पास बैठो और उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। जिसके बाद से लेडी लिंग उनके पास बैठने के बाद जब देखती हैं कि चाय खोल रहा है तो चाय को उठाने जाती हैं, लेकिन इनका हाथ जल जाता है। महाराज कहते हैं ओफो, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? और एक मरहम उठाते हुए कहते हैं कि देखो मैं मरहम अभी तक अपने पास रखा हुआ, उनके हाथ में लगाने जाते हैं। तो महारानी कहती है नहीं महाराज, इसकी आवश्यकता नहीं है, और हाथ पीछे खींच लेती है। महाराज कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये दवाई सही नहीं है? ये दवाई बहुत ही ज्यादा अनमोल है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है। जिसके बाद महारानी याद करती हैं कि ये दवाई लगाने के बाद कल रिएक्शन हुआ था तो वो बेहोश हो गई थी और महाराज ने आकर शायद उन्हें सब कुछ देख लिया था। महाराज कहते हैं कि अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, तो बताओ मैं तुम्हें सजा कैसे दूं? महारानी यानी लेडी लिंग तो डर जाती हैं। महाराज उनके करीब जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह अपना ध्यान रखोगी, मतलब इसी लापरवाह तरीके से अपना ध्यान रखोगी, तो मुझे तो तुम्हारा ध्यान रखना ही होगा ना, मुझे तुम्हें सजा देनी ही होगी ना। अगर आगे से तुमने कोई लापरवाही की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। लेडी लिंग के मन से अब डर बाहर निकल जाता है। जिसके बाद से महाराज उनसे कहते हैं कि देखो मैंने आपकी एक पेंटिंग बनाई है, देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। महारानी वो पेंटिंग देखती है, वो तो राजकुमारी सुमोई की तरह पेंटिंग होती है। तो महारानी यानी लेडी लिंग पूछती है कि आपने ये पेंटिंग ऐसे तरीके से क्यों बनाई है, ये मेरी पेंटिंग? महाराज कहते हैं कि क्या आपको पसंद आया? पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो पेंटिंग है ना, ये बिल्कुल मेरे सपनों की लड़की की तरह दिखता है, मतलब मैंने अपने सपनों में ऐसे ही लड़की को देखा था। जिसके बाद से राजकुमारी यानी जो लेडी लिंग है उनको अपने पास करीब खींचते हैं और पकड़ के सोच रहे होते हैं मन में कि क्या तुम अपने अतीत को भूल चुकी हो? क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? क्योंकि जिस तरीके से तुम व्यवहार करती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मैं याद भी होऊंगा। सीन यहाँ से कट होता आगे हम देखते हैं कि हमारी जो लेडी लिंग होती है वो कहीं जा रही होती है और सोचते हुए जा रही होती है कि आखिर महाराज ने वो पेंटिंग क्यों बनाई? क्या वो मुझे पहले से जानते हैं? अगर जानते हैं, अगर उन्हें पता है कि मैं रूमोए हूँ, तो उन्हें मुझे मार देना चाहिए था। मतलब वो जानते हैं क्या कि मैं कौन हूँ? हुआन की नौकरानियां यहाँ पे आती हैं और वो जानबूझकर लेडी लिंग से टकरा जाती हैं और कहती हैं, उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि तुम्हें पता है ये कितना अमृत मतलब मूल्यवान था, तुमने इसे गिरा दिया। जिसके बाद से वो लोग उन्हें परेशान करने लगती हैं, यानी लेडी लिंग को। 2 लड़के पकड़ लेती हैं और ये जो नौकरानी होती है अपने पैरों से उनके हाथ को कुचलने लगती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम हुआंग का हुक्म ना मानने की? मतलब तुम उनके हुक्म की तालीम कर रही हो, तालीम नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है तुम कितना बेकार काम की हो, तुमने ये अमृत गिरा दिया और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, परेशान कर रही होती है। तभी वहां पे किंग बिंगजियान आते हैं जो कि अपने जादुई शक्ति से एक बार मारते हैं और वो नौकरानी जाकर दूर गिर जाती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वो कहते हैं बिंगजियान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि तुम लोग मतलब हुआंग जियांग की तुम लोग नौकरानियों में अच्छे से जानता हूँ, और तुम लोग यहाँ पे क्या करिए? तुम लोग एक शक्तिहीन महिला को अपनी शक्ति दिखाकर उसे परेशान करियो, इरिटेट करियो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? मतलब वो उन लोगों की डांट लगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि महाराज यहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो यहाँ पे देखते हैं तो कहते हैं कि बिंगजियान स्नो किंग ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बिंगजियान को कभी भी समझ नहीं पाया, ये हमेशा मेरे काम में अड़चन डालता, और देखो आज ये अपने बचपन के दोस्त की मदद करने के लिए आ गया है, मतलब आत्मा कमीले की राजकुमारी का बचपन का दोस्त बिंगजियान आ जाता है और कहते हैं कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अफरा तफरी मचाने की? और नौकरानियों से कहते हैं कि जाओ उपपत्नी हुआन से कहो कि वो अपने नौकरानियों को लगाम लगा कर रखे। नौकरानियां यहाँ से उठती हैं और डर के मारे तीनों
तीनों भागने लगती हैं, मतलब तीनों यहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद से महाराज आते हैं महारानी के पास और उनके चोट को देखते हुए कहते हैं कि आप हमेशा चोट लगवाती रहती हो, इधर उधर गिरती पड़ती रहती हो। जिसके बाद से उसे उठाते हैं अपने साथ और कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। और स्नो किंग विंग जियांग से कहते हैं कि विंग जियांग, क्योंकि तुम यहाँ पे नजरबंद हो तो तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए और मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी प्यारी पत्नी की सहायता की इस सारे मामले से निकलने में। और हाँ, आगे से ध्यान रहे कि तुम इधर उधर नहीं जा सकते क्योंकि तुम नजरबंद हो। और उसके बाद से अपनी पत्नी को गोद में उठाकर वहां से लेके जाने लगते हैं और मन में कहते हैं कि शुरू में भले ही तुम अपनी यादें खो चुकी हो लेकिन फिर भी तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। और यहाँ पे उनकी पत्नी सोच रही होती है कि बिंग जियान ये यहाँ पे नजरबंद है, मुझे कम मौका मिलेगा इनसे बात करने का। मैं इनसे बात करूंगी और पता करूंगी कि मेरे भाई के बारे में क्या कहना है और आत्मा कबीले के लोगों का नाश कैसे हुआ। आ गया था और हम देखते हैं बिंग जियान को रात के समय जो कि इंतजार कर रहा होता है राजकुमारी शुरू मोए का, यानी कि लेडी लिंग का। लेडी लिंग छिपते छिपाते आती है बिंग जियांग से मिलने के लिए। हाँ, तो बिंग जियांग से आकर मिलती है। बिंग जियान उसे देखते ही अपने गले से लगा लेता है। बिंग जियांग लेडी लिंग को चुप कराता है, जिसके बाद से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लेडी लिंग कहती है कि मुझे एहसास है कि मेरा भाई यहीं पे कहीं कैद है, मैं उसी को ढूंढते हुए आई हूँ और मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताओ 6 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बिंग जियान याद करता है कि 6 साल पहले शुरू में ने उसे बताया था कि मैंने उस राजकुमार पर भरोसा कर लिया और जिसके कारण मंदिर का मेन गेट खुल गया और हमारे आत्मा कबीले का नाश हो गया। मैं दोषी हूँ, मैं बहुत बड़ी दोषी हूँ, इन सब में मेरा ही दोष है। मैं उस राजकुमार का खात्मा कर दूंगी, मैं अपने हाथों ही उसे जान से मार दूंगी। जिसके बाद से बिंग जियान ने कहा था कि माना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो है लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जिसके बाद से वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और इसकी यादों को उससे मिटा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे उन यादों को मिटा रहा हूँ। ये थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन उम्मीद है कि तुम जिंदा रहोगी। और इसकी यादों को मिटाकर हम देखते हैं कि राजकुमारी शुरू में वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है और आज के सीन में हम देखते हैं बिंग जियान उससे कहता है कि तुम बस यहाँ पे रहो और अपने महाराज की यानी महाराज की उपपत्नी बनकर रहो, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अपने भाई के बारे में पता लगाना होगा, अपने कबीले का मेरे कबीले का नाश कैसे हुआ ये सब कुछ पता लगाना होगा। बिंग जियान कहता है कि मुझे भी इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद से शोर होता है कि जेल से कोई भाग गया है और राजकुमारी से वो कहता है लेडी लिंग से कि आप यहाँ से जल्दी चली जाओ। वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो बिंग जियान होता है वो कहता है कि ठीक है जाना, लेकिन तुम याद रखना कि सम्राट पे कभी भी भरोसा मत करना पूरी तरीके से, वही एक भयानक व्यक्ति है जिसपे तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। लेडी लिंग वहां से दौड़ते हुए भाग जाती है। महाराज को देखते हैं जो कि अपने नौकर से बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, वो 6 साल पहले वाली यादें भूल चुकी है। तो नौकर बताता है कि हाँ, मैंने लेडी लिंग की और बिंग जियांग की दोनों की आपस की बातें सुनी है। वो दोनों जिस तरीके से बातें कर रहे थे उस हिसाब से वो अपने 6 साल पहले की यादें भूल चुकी हैं, लेकिन हाँ उसे बिंग जियांग याद है। तो महाराज कहते हैं कि उसे बिंग जियांग याद है, मैं याद नहीं हूँ। नौकर कहता है कि लगता है कि वो लोग काफी करीब थे, है ना। तो महाराज कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग बस बचपन के दोस्त हैं और कुछ नहीं। जिसके बाद से महाराज वहां से निकल जाते हैं। आगे लेडी लिंग दौड़ती भागते हुए बचती बचाती आती हैं और अपने कोट के एक साइड में फेंक देती हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे महाराज पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं। लेडी लिंग बताती है कि महाराज मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं टहल रही थी। महाराज कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम यहाँ पे कैसे टहल रही थी। अब वैसे भी मेरी भी नींद हराम हुई पड़ी है, तो चलो साथ चलते हैं। उन्हें गोद में उठाकर उनके कमरे में ले जाकर बेड पे पटक देते हैं। जिसके बाद से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है महाराज, मैं आपकी उपपत्नी हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम किसी और की नहीं हो सकती, तो तुम्हें मेरे साथ हमेशा ईमानदार रहना होगा। तो तुम बताओ तुम अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कर सकती हो। लेडी लिंग कहती है कि रुकिए महाराज, मैं अभी आपके कपड़े उतारती हूँ। और वो उनके कपड़े उतारने लगती हैं। महाराज जब ऐसा देखते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत उन्हें बेड पे पटक के उनके ऊपर हिल चढ़ जाते हैं। जिसके बाद से कहते हैं कि अच्छा, तो अब मुझे आगे का काम शुरू करने दो, और उन्हें किस करने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। लेडी लिंग अपना मुंह फेरने लगती है। तो महाराज कहते हैं कि अगर तुम मेरी पत्नी हो, मेरी हो, तो तुम आखिर ये सब किसके लिए बचा रही हो। वो कहती है कि महाराज आप जान लीजिए, आप मेरे शरीर को तो पा सकते हैं लेकिन मेरे दिल को नहीं पा सकते। महाराज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि याद रखना तुम मेरी हो और किसी और की नहीं हो सकती। जिसके बाद से महाराज कहते हैं कि अब तुम घुटने टेको। आगे की सीन में हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि लेडी लिंग पूरी रात से घुटने टेकी होती है। यहाँ पे नौकरानियां बातें कर रही होती है कि नौकरानी तो आखिर नौकरानी होती है। महाराज ने तो बस कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी और देखो इस नौकरानी को, वही अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई है पूरी रात से। और साथ में इसकी साथी वाली जो नौकरानी थी इसका साथ दे रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा पीटा जा रहा है। शायद उसे पीट पीट के मार ही दिया जाएगा। महाराज अपने महल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं लेडी लिंग अभी भी घुटनों के बल ही बैठी है। जिसके बाद से वो लेडी लिंग के पास जाते हैं और अपने नौकर से कहते हैं कि इस औरत को बोलो यहाँ से चली जाए और मुझे दोबारा अपनी शकल ना दिखाए। और महाराज वहां से चले जाते हैं। सीन यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम महारानी को देखते हैं, यानी महारानी डाउजर जो होती हैं वो एक कबीले वाले से बात कर रही होती है, हुआन कबीले वाले से, और कहती हैं कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे कबीले वालों को आजाद कर दूंगी हमेशा
हमेशा के लिए। तो हुआन कबीले वाला कहता है जी महारानी अब जैसा कहें। आगे की सीन में हम देखते हैं कि लेडी लिंग की नौकरानी को बहुत ही ज्यादा पीटा जा रहा होता है। मतलब वही छोटी सी लड़की को उसे बहुत ही ज्यादा पीट रही होती है नौकरानियों की मलिका, मतलब उसकी जो मेन हेड होती है वो नौकरानियों को बहुत ज्यादा पीट रही होती है। जिसके बाद से लेडी लिंग आती है, उसे कहती है कि उसे छोड़ दो और अब से वो मेरे पैलेस की नौकरानी है। जिसके बाद से वो नौकरानी कहती है कि देखो लेडी लिंग, तुम अब महारानी तो रही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो राजा ने अपने नजरों से गिरा दिया है ना। तुम रात भर घुटनों के बल बैठी रही, क्या तुम्हें याद नहीं है? और हाँ, तुम्हारे पास अब कोई शक्ति भी कहाँ बची है कि तुम इसे बचा पाओगी? वैसे भी तुम्हारे पास कोई औहदा तो है नहीं, तुम तो अब महाराज के प्रिय हो नहीं, तो फिर तुम कैसे इसे बचा सकती हो? तो यहाँ पे महारानी जो लेडी लिंग होती है वो सोच रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब मुझे इस महल में कुछ भी करने के लिए अपना औहदा कायम रखना होगा, मतलब अपने आप को ठीक तरीके से प्रस्तुत करना होगा, अपना औहदा बनाना होगा। आगे हम लेडी लिंग को देखते हैं जो कि महाराज से मिलने के लिए जाती हैं। महाराज कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहती है कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मालूम है मैंने गलती कर दी है, मैं उसी गलती की आपसे क्षमा मांगने के लिए आई हूँ। जिसके वजह से महाराज कहते हैं तो बताओ तुमने क्या गलती किया था, क्या तुम्हें याद है? वो कहती है कि महाराज मुझे आपके आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। महाराज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने सलाब के ग्लव्स को वहीं पे गिरा के फोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मतलब तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है तुमने क्या गलती की है। जिसकी वजह से लेडी लिंग वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है, कहती है कि महाराज जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं उठकर यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। महाराज कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ मेरे नजरों के सामने से, तुमने मेरे पूरे मूड को स्पॉइल कर दिया, मतलब मैं शराब पी रहा था, मजे ले रहा था, लेकिन तुमने सारा कुछ खराब कर दिया, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, चली जाओ। जिसके बाद से वहाँ पे दो नौकर लोग जो होते हैं वो शराब लेकर आ रहे होते हैं, उसमें से एक नौकर चाकू से वार करता है महाराज के ऊपर और लेडी लिंग सामने आ जाती है। महाराज उन्हें अपने गोद में सुला लेते हैं और कहते हैं कि लेडी लिंग मतलब लिंग जी तुम ठीक तो हो ना? लिंग कुछ भी नहीं बोलती और बेहोश होने लगती है और मन ही मन कहती है कि आपका भरोसा हासिल करने के लिए महाराज मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आगे महाराज लिंग जी को गोद में उठाए भागे भागे महल की तरफ दौड़ रहे होते हैं, मतलब महल की तरफ जाते हैं और वो उससे बार बार होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिंग जी तुम होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे ले जाकर बेड पर लिटा देते हैं और कहते हैं कि लिंग जी क्या तुम मुझे सुन रही हो? वो कहती है कि जी हाँ महाराज। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी और तुम्हें जिंदा रहना होगा, मैं तुम्हें जिंदा रहने का आदेश देता हूँ। महाराज जोर जोर से चिल्लाते हैं कि शाही चिकित्सक कहाँ मर गया, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? शाही चिकित्सक को जल्दी कोई बुलाओ। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे शाही चिकित्सक आता है और महाराज साइड हो जाते हैं। शाही चिकित्सक उनका नब्ज देखता है, उनका खून देखता है। जिसके बाद से वो महाराज से कहता है कि महाराज इन्हें चोट काफी गहरी लगी है, बचने का कोई उम्मीद नहीं है। महाराज अपनी तलवार निकालते हैं और उसके गले पे रख देते हैं, कहते हैं कि अगर इसकी जान नहीं बच सकी तो तुम्हारी भी जान नहीं बचेगी, अगर ये मर गई तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। जिसके बाद से शाही चिकित्सक कहता है जी हाँ महाराज जैसे आप किया गया, और वो लेडी लिंग को दवाई देने लगता है। महाराज बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं और रो रहे होते हैं। आगे लेडी हुआंग की नौकरानी आकर लेडी हुआंग को बताती है कि महाराज ने शाही चिकित्सक को जान से मारने की धमकी दे दी कि अगर लेडी लिंग जी ना बची तो। यहाँ पे लेडी हुआंग कहते हैं कि अच्छा तो इतनी ज्यादा अच्छी हो गई वो औरत अब उनके लिए। तो यहाँ पे नौकरानी कहती है कि महाराज अब तक किसी भी स्त्री का इतना ज्यादा देखरेख नहीं किया, मतलब इतना ज्यादा चिंता किसी की भी नहीं की है। तो लेडी हुआंग कहती है ठीक है फिर मुझे लिंग जी से मिलना होगा कि क्या वो अभी तक जीवित है या मर गई। हम देखते हैं कि महाराज अपने राजमहल में बैठे होते हैं तो डॉक्टर आकर बताता है कि महारानी अब खतरे से बाहर है। महाराज अपने पर्सनल गार्ड से बात करते हैं, इनका पर्सनल गार्ड बताता है कि महाराज फायर कबीले का वो आदमी था जिसने आपके ऊपर हमला किया और मेरे लाख पूछने पर भी उसने कुछ भी नहीं बताया कि इसके पीछे किसका हाथ है, और आज ये उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जान ले ली। जहाँ पे महाराज कहते हैं कि ये सब महारानी दाऊजर का किया कराया है और किसका, वही तो हर बार मुझे मारने की कोशिश करती रहती हैं। यहाँ पे उनका जो सैनिक होता है वो बताता है कि महाराज वो हर बार आपको जान से मारने के लिए किसी न किसी को भेजती रहती है। महाराज कहते हैं और नहीं तो क्या, वो और लोगों का समर्थन चाहती है, इसीलिए वो खुलकर तो मुझ पे वार करने नहीं आएगी। इसके लिए मेरे पास एक योजना है। यहाँ पे इनका जो सैनिक होता है वो कहता है कि वैसे आप महारानी को बचाने के लिए पूरी तरीके से बेवकूफ की तरह, मतलब पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे, क्या आप उनके लिए सच में कुछ फीलिंग रखते हैं? तो वो कहते हैं महाराज कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, मेरे मामले में इतना ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। आगे की सीन में हम लेडी लिंग को देखते हैं जिनको होश आता है। इनके पास इनकी नौकरानी आती है दवाई लेकर और कहती है कि महारानी मुबारक हो, मुझे पता चला कि कल आपको बचाने के लिए महाराज ने चिकित्सक के गले पे तलवार रख दी थी और उन्होंने कहा कि अगर आपकी जान नहीं बची तो चिकित्सक की जान चली जाएगी। महारानी कहती है कि ठीक है फिर ये दवाई रख दो, तुम जाओ मैं पी लूंगी थोड़ी देर बाद। जिसके बाद से नौकरानी दवाई रख के वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे लेडी लिंग जी उठती है, मतलब लेडी लिंग उठती है, उस दवाई को लेकर जाती है और ले जाके फ्लावर पॉट में डालने लगती है। महाराज ये सब कुछ देख लेते हैं, उनके करीब आते हैं, उन्हें अपने तरफ खींचते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और मेरी भेजी हुई दवाई तुमने फ्लावर पॉट में क्यों डाली? लेडी लिंग कहती है कि महाराज माफ कीजिएगा, दरअसल एक बार मुझे जहर दे दिया गया था, इसीलिए मैं कोई भी चीज खाने से पहले 100 बार सोचती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा डर के रहना होगा। महाराज कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जो दवाई दूंगा उसमें जहर होगा? तो लेडी लिंग कहती है नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। जिसके बाद से महाराज उस दवाई को लेकर खुद टेस्ट करते हैं, कहते हैं कि अब पी लो, अब मुझे तुम्हें खाना भी खिलाना होगा। जिसके बाद से लेडी लिंग उस दवाई को पी लेती हैं और महाराज उनके लिए एक कैंडी देते हैं, उनके मुंह में खिलाते हैं, जिससे उनके होठ पे जब उनका उंगली टच होता है तो उनके हाथ से कटोरा गिर के वहीं पे
फूट जाता है, जिससे महाराज सोचते हैं कि इनके पैर में कहीं लग न जाए और उन्हें गोद में उठाकर दूसरी तरफ कर लेते हैं। इसी के साथ लेडी लिंग को अपनी तरफ खींच के महाराज किस भी करते हैं, जिसके बाद से लेडी लिंग उनसे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन महाराज उन्हें नहीं छोड़ते। लेडी लिंग बार बार उनसे दूर हो रही होती है, लेकिन फिर उनका साथ देने लगती हैं। महाराज उन्हें किस कर रहे थे, किस क्या कर रहे थे, मुझे तो लगता है ये सब टॉफी चुराने का आइडिया है। हाँ, तो आगे महाराज उन्हें अपनी गोद में उठाते और कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, और लेडी लिंग को ले जाकर बिस्तर पर लेटा देते हैं और कहते हैं कि तुम आराम करो। लेडी लिंग वहाँ बैठी रहती हैं और अपने बारे में सोच रही होती है। महाराज वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम महाराज को देखते हैं जो कि अपनी मरी हुई माँ से माफी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि माँ मुझे माफ कर दो, उस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया, इसीलिए मैं उसके प्यार में पड़ गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद से उनका सैनिक आता है और कहता है कि महाराज आपको पता है लेडी लिंग को लेडी हुआंग ने बुलाया है, मुझे ऐसा लगता है कि लेडी कॉन्सर्ट उन्हें बुलाई है और उनके साथ शायद कुछ बुरा व्यवहार कर सकती हैं। लेडी हुआंग को देखते हैं जो कि लेडी लिंग से मिलने के लिए बुलाई होती है। लेडी लिंग से कहती हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो कहते हैं कि हाँ, ये महामहिम की कृपा है कि मैं जिंदा हूँ। तो कहते हैं कि तुम जैसा नौकर, मतलब महामहिम की कब तक कृपा तुम पर बरसती रहेगी, उनकी कृपा के अलावा तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मालूम है ना। वो कहती है कि जी मुझे मालूम है, और हाँ आप इतने वर्षों से अपने सभी दुश्मनों के, मतलब आपके आड़े में जो कोई भी आ रहा है, आप उन सबको उखाड़ उखाड़ कर फेंकी जा रही हैं, लेकिन क्या आपको अभी तक महाराज का प्यार मिला? हाँ लेडी हुआंग बताइए। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पास जाती हैं, लेडी लिंग को एक थप्पड़ जड़ देती हैं और कहती हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, बहुत ज्यादा मुंह चलने लगा है तुम्हारे पास है क्या? बस ये खूबसूरत सा चेहरा, बेकार सा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या इस बेकार से चेहरे के साथ तुम मेरा मुकाबला करोगी? देखो एक बार, ये जो हरम है ना, ये मेरा युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में मेरे मुकाबले में कोई भी खड़ा नहीं होता, मतलब कोई भी मेरे ऊपर प्रहार करने की कोशिश नहीं करता। लेडी लिंग कहती है कि भले आज तक आपके ऊपर किसी ने प्रहार नहीं किया है, लेकिन याद रखिएगा मैं भी लिंग जी हूँ, आखिरी दम तक, मरते दम तक मैं आपसे लड़ाई करूंगी और इस युद्ध क्षेत्र में मैं शांति से सहन करने वाली महिला नहीं हूँ। जिसके बाद से लेडी हुआंग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम एक हरम की मामूली सी महिला हो, मतलब तुम उसकी सिर्फ एक रखैल हो, तुम बताओ तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगी? तुमने महामहिम को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, पर क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? इस समय तक महाराज भी खिड़की के पास पहुंच चुके होते हैं और ये लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। अंदर से लेडी लिंग कहती है कि देखो महल में प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती, महामहिम और मेरे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, हम दोनों के बीच एक राजा और प्रजा वाला रिश्ता है और इससे आगे हम रिश्ता बनाने की सोच भी नहीं सकते। महाराज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपना हाथ बीचते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेडी हुआंग कहते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए शायद बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लेडी लिंग कहते हैं कि आपको जो कुछ भी समझाना था समझा चुकी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेडी लिंग वहां से जाने लगती है। लेडी हुआंग कहती हैं कि अब तुम जा रही हो यहाँ से तो याद रखना, अगर आगे से मैं तुम्हारे साथ निर्दयी हो जाऊँ तो इसमें मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो लेडी लिंग कहती है ठीक है, आप जिस समय चाहे मेरे साथ निर्दयी हो सकती है, मतलब मेरे साथ क्रूर व्यवहार कर सकती है, और वहां से चली जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं एक नौकरानी आती है लेडी लिंग के पास और उनसे कहती है कि आपके कपड़े सूख गए हैं तो क्या मैं आपके सामान में रख दूं? तो लेडी लिंग कहती है कि हाँ ले जाओ रख दो। वो ले जाकर बक्से में सामान रखती है और वहां से जाने लगती है नमस्कार करके। तो लेडी लिंग कहती है कि वैसे रुको, तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा, तुम नहीं हो क्या? वो कहती है कि हाँ महारानी, मैं अभी अभी यहाँ पे पदोन्नति हुई हूँ, मतलब अभी अभी यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। जिसके वजह से लेडी लिंग कहती है कि कम उम्र में काम करी हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन है। वो कहती है कि महारानी पहले तो आप एक नौकरानी हुआ करती थी और अब एक रखैल है, तो आपको खुश होना चाहिए, आपका पद आगे बढ़ गया। जिसके वजह से नौकरानी यहाँ से चली जाती है ताना मारने के बाद। लेडी लिंग कुछ सोच ही रही होती है, तभी यहाँ पे लेडी कॉन्सर्ट लेडी हुआंग आती है और कहती है कि कुछ जरूर सामान था मेरे कमरे में जो कि मुझसे गुम हो गया है, मतलब शायद किसी ने चुरा लिया है, तो मैं आपके चैम्बर की जांच करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो सारी जगहों को इधर उधर उथल पुथल करके ढूंढने लगती है। लेडी लिंग कहती है कि देखिए आप जिस चीज की भी जांच करी हो, लेकिन यहाँ पे जितने भी सामान है वो सब महामहिम के द्वारा प्रदान किए गए हैं, अगर एक भी सामान टूटा तो सोचिए महाराज आप लोगों को क्या सजा देंगे। तो यहाँ पे लेडी हुआंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी जो मेरा बहुमूल्य सामान है ना, वो मिलने के बाद शायद तुम बचोगी। हुआंग अपनी नौकरानी को इशारा करती है, उनकी नौकरानी तुरंत जाती है और उस बक्से की जांच करती है, जिसमें से उन्हें एक आईना प्रकार का कोई चीज मिलता है, मतलब बहुमूल्य चीज होता है। वो उसे लेकर आती है और कहती है कि ये इनके बक्से में ही मिला है। जिसके बाद से लेडी लिंग याद करती है कि नौकरानी आई थी और सामान रखने के लिए उस बक्से में गई थी, शायद उसने ही इसमें रख दिया था, और वो सोचती है कि ये लोग मुझे इनको कमतर नहीं आंकना चाहिए था, मतलब ये तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। कहती है कि अब बताओ कौन बचाएगा तुम्हें, मतलब मेरी इतनी कीमती सामान तुमने चुरा लिया, तुम्हें पता है ये क्या है? मेरे और तुम्हारे पति यानी मेरे पति के विवाह में ये मेरे परिवार वालों की तरफ से तोहफा दिया गया था और ये बहुत ही ज्यादा कीमती तोहफा है। अब इसके वजह से मैं तुम्हारे हाथ को कटवा दूंगी, और अपने नौकरों से कहती हैं, आदेश देती हैं कि इसके वजह से लेडी लिंग के हाथों को काट दिया जाए। लेडी लिंग उनसे कहती हैं कि आप मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही हैं, आपको भी पता है कि ये चीज मैंने नहीं चुराया है। तो लेडी हुआंग जो होती हैं वो बताती हैं कि यहाँ पे जितने भी नौकर चाकर हैं वो सभी लोगों ने देखा है कि ये तुम्हारे सामान से, तुम्हारे बक्से से ही प्राप्त हुआ है ये सामान, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि मैंने नहीं चुराया है। वो कहती हैं लेडी लिंग कि अगर महामहिम ने इस मामले की जांच करवाई तो आप उस सबको पता चल जाएगा कि ये मेरी गलती नहीं थी, इसके वजह से आपको सजा भी मिल सकती है। तो हुआंग कहती हैं कि महाराज इसकी जांच कराएंगे। हम देखते हैं कि लेडी लिंग की जो नौकरानी होती है
है वो तुरंत वहां से कहीं निकल जाती है। हुआंग कहती है कि महाराज इसकी जांच कराएंगे, क्या तुम सपना देख रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि महारानी डाउजर के चंगुल में महाराज बहुत ही आसानी से जिंदगी जी रहे हैं, मतलब उनके लिए जिंदगी इतनी भी ज्यादा आसानी है, बहुत ही ज्यादा कठिनाई से जिंदगी जी रहे हैं। अब वो एक मात्र मामूली से नौकरानी के लिए जांच कराएंगे इस मामले की, क्या तुम कोई सपना देख रही हो? वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं हुआंग कबीले के सेनापति की बेटी हूँ, तो फिर वो मुझे नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें निश्चित होना चाहिए महाराज इस बात में मामले में कोई भी जांच नहीं करवाने वाले हैं। तुम्हारा हाथ कट भी जाए, क्या चाहे तुम्हारा सिर भी कट जाए, तो महाराज कुछ भी नहीं करने वाले। आगे किसी में महाराज अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होते हैं। उनका सैनिक आकर बताता है कि लेडी लिंग की नौकरानी आपसे मिलने के लिए आई है। नौकरानी आती है और महाराज से कहती है कि महाराज जल्दी लेडी लिंग को बचाइए, क्योंकि आपको पता है लेडी कॉन्सर्ट हुआन उनका हाथ कटवाने जा रही है। महाराज कहते हैं ठीक है, सुन लिया मैंने, अब तुम जा सकती हो। नौकरानी वहां से चली जाती है। नौकरानी के जाने के बाद जो सैनिक होता है वो पूछता है कि महाराज क्या आप सच में लेडी लिंग को बचाने के लिए नहीं जाएंगे? महाराज कहते हैं मैं क्यों बचाने के लिए जाऊं, वैसे भी मैं तो सिर्फ एक सम्राट हूं ना। सीन यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि लेडी लिंग को जबरदस्ती पकड़ के नौकरानियां बाहर लेकर आती हैं, घुटनों को बल बैठा देती हैं, उनका हाथ सामने रख देती हैं। लेडी लिंग की जितनी भी नौकरानी होती है वो सबको छुप के बस एक तमाशा देख रही होती है, कोई भी बचाने के लिए नहीं आता लेडी लिंग को। लेडी हुआंग सामने आती है तलवार खींचते खींचते और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने ऐसे अकड़ के चल रही थी ना, देखो अब मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। जिसके बाद से कहती है कि लेडी लिंग का हाथ आगे किया जाए और हाथ काटने के लिए अपना तलवार ऊपर उठाती हैं और चला देती हैं। यहाँ पे सारी नौकरानियां सिर्फ तमाशा देख रही होती हैं, लेकिन सम्राट यहाँ पे पहुंच जाते हैं, उस तलवार को रोक लेते हैं। सम्राट एक हाथों से लेडी हुआंग का गला और दूसरे हाथों से तलवार पकड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महिला को चोट पहुंचाने की। लेडी हुआंग कहते हैं कि महाराज आप इस मामूली सी नौकरानी के लिए मुझसे भिड़ रहे हैं, क्या ये अच्छा कर रहे हैं? तो महाराज को गुस्सा आता है और उन्हें दूर धकेल देते हैं और महारानी यानी लेडी हुआंग जो होती है वो दूर जाके गिर जाती है। लेडी हुआंग कहते हैं कि सम्राट आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको अच्छे से पता है कि आप मेरे साथ दुश्मनी लेंगे तब के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हुआंग कबीले के लोग आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद से महाराज याद करते हैं कि एक दिन लेडी हुआंग ने इनसे यही कहा था कि आप मेरे साथ आ जाइए, मुझे पता है कि आप महारानी से डरते हुए रहते हैं, तो अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारी शक्तियां मिलकर और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाएंगी। आगे लेडी हुआंग कहती हैं कि क्या आपको पता है आप इस नौकरानी के लिए मुझे नाराज नहीं कर सकते। उनके करीब जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें तो मेरे गुट में रहना चाहिए है ना। महाराज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, उनका गला दबा लेते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गई हो, भले ही तुम कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी प्रिय महिला को जान से मारने की कोशिश करे या उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करे। जिसके वजह से हमें याद आता है कि महाराज ने जब उस वक्त भी इन्हें मना कर दिया था लेडी हुआंग को कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता बनाने में सक्षम नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं बना सकता, ऐसा वैसा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि लेडी हुआंग उनसे कहती है कि आप मुझे नाराज नहीं कर सकते, आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं फैटअप कबीले के लोगों को यानी हुआंग कबीले के लोगों को अभी अभी आदेश दूं तो ये लोग अभी इस महिला का हाथ काट देंगे। तो इनके नौकर उठने लगते हैं, तो महाराज कहते हैं ठीक है फिर मैं भी आदेश देता हूँ, अगर कोई भी मेरी महिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं सबको जान से मार दूंगा। जिसके बाद से लेडी हुआंग की तरफ तलवार कर लेते हैं। नौकरानी बताती है कि महाराज आप उन्हें जान से नहीं मार सकते, आपको पता है कि फैटअप कबीले का आपके कबीले के साथ विवाह संबंध बनाकर संधि की गई है, तो अगर आपने इस राजकुमारी को जान से मार दिया, मतलब आपने लेडी हुआंग को जान से मार दिया, तो फिर आपके साथ क्या होगा। यहाँ पे लेडी हुआंग कहते हैं कि महाराज अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो जान से मार सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर आप मुझे जान से मार देते हैं तो हुआंग कबीले का और आपके बीच की संधि टूट जाएगी और फिर महारानी इसी बात का फायदा उठाकर आपको राजगद्दी से उतार देगी। महाराज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपना तलवार खींच लेते हैं उन्हें मारने के लिए, मतलब लेडी हुआंग की तरफ तलवार चला देते हैं, लेकिन सामने आ जाती है लेडी लिंग। कहते हैं कि लेडी लिंग आप यहाँ क्या कर रही हैं, सामने से हट जाइए। लेडी लिंग कहती है कि महाराज शांत हो जाइए, कृपया आप शांत हो जाइए, आपको ज्यादा उत्तेजित होने की और चिल्लाने की मतलब इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद से लेडी लिंग समझाती हैं लेडी हुआंग को और कहते हैं कि देखिए अगर आज आप मेरे हाथ काट देती है तो आपको पता है हरम की जितनी भी बहनें हैं इसी बहाने वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और वो आपको दोषी ठहराने लगेंगी। लेडी हुआंग कहती है कि इस हरम में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने आकर बोल दे, मतलब मेरे सामने आकर मुझसे बात भी नहीं कर सकते अच्छे से लोग, तो वो लोग मेरे ऊपर हावी क्या होंगे। तो लेडी लिंग कहती है लेकिन आप नहीं जानती कि अब वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा चल रहा है। जहाँ पे महाराज बताते हैं कि आपको पता है फैटअप कबीले के लोगों को महारानी ने दोषी ठहरा दिया, मतलब लेडी महारानी डाउजर ने दोषी ठहराया इस बात के लिए क्योंकि उस आदमी ने मेरे ऊपर हमला किया था और महारानी ने इस बात का दोषी फैटअप कबीले के लोगों को ठहरा दिया। और इसके बाद से अगर उन्हें आपकी हरकतों के बारे में पता चलेगा कि आप यहाँ महिलाओं के हाथ काटते फिर रही हैं तो आपको भी दोषी ठहरा दिया जाएगा और शायद आपको यहाँ से निकाल भी दिया जा सकता है। जिसके बाद से लेडी हुआंग कहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है और वो उदास हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है महाराज फैटअप कबीले में मेरी क्या उपाधि है, फिर भी तुम मेरे साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ गठबंधन करो और हम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। महाराज कहते हैं कि मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे साथ गठबंधन करने की। जिसके बाद से लेडी लिंग को कहते हैं कि आप अभी घायल है और आप ऐसे इधर उधर मत जाइए। उन्हें गोद में उठाते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि महारानी यहाँ पे खड़ी खड़ी मतलब लेडी हुआंग जो होती है वो खड़ी खड़ी सोचती ही रह जाती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।